ग्लोबलाइजेशन को लेके हम इस क्लास में बहस कर रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। कुछ लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये तमाम रोगों का, मर्ज का इलाज है, दवा है। कोई भी बीमारी हो, ग्लोबलाइजेशन की दवा अगर आपने खा ली, अपने देश को ग्लोबलाइज कर दिया, अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे दिया, तो समझ लीजिए कि आपका प्रॉब्लम दूर हो गया। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स ऐसे ही सोचते हैं। हमने बार बार बात की है जगदीश भगवती की, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जगदीश भगवती की बातों को अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं उसको समराइज करूं, तो आप अगर जगदीश भगवती के पास जाएंगे, प्रोफेसर जगदीश भगवती के पास, कि मेरा देश जो है उसमें संकट आ गए हैं, आर्थिक संकट आ गए हैं, भगवती जी क्या आपके पास सोल्यूशन है? ग्लोबलाइजेशन कर लो, अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर लो, तुम उदारीकरण कर दो, सरकार उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा निजी कंपनियों को दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये एक तरह की विचारधारा है। लेकिन दूसरी तरफ विचारधारा एक ऐसी है, उन लोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है और हमें एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन चाहिए जिसके अंदर में विकास हो, जिसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिले, उनके हितों की रक्षा हो और समाज के अंदर में जो गरीबी, गैर बराबरी है वो कम हो और सबका कल्याण हो। इसलिए हमको एक ऐसे ग्लोबलाइजेशन को लाना है जिसमें डेवलपमेंट हो। तो अभी हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप की, जो कह रहे हैं कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल है इसमें बहुत ही प्रॉब्लम है। यानी अभी हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के एक आलोचक की, एक क्रिटिसिज्म करने वाले एक ऐसे प्रोफेसर की, जिनकी किताब हम लोग कल उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा भी की थी। आज मैं फिर उस किताब को आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जो प्रोफेसर है इनका नाम है सुनंदा सेन, है ना, प्रोफेसर सुनंदा सेन। ये जेएनयू में प्रोफेसर थी, रिटायर्ड हो गई और इन्होंने एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए एक किताब छोटी सी लिखी है 100 पेज के करीब में, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इसी किताब से कुछ बिंदु मैं यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूं। और सबसे पहली बात आप दिमाग में ये रख लीजिए कि जगदीश भगवती जैसा सोच रहे हैं उसे अलग हटके सुनंदा सेन सोच रही है ना। जगदीश भगवती सोच रहे हैं ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा, और इनका कहना है नहीं, ग्लोबलाइजेशन में जो अभी आज के दौर का ग्लोबलाइजेशन, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो अब हम सुनंदा सेन के पास चल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैडम आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा हमें भी ज्ञान मिले। तो सुनंदा सेन की जो एक किताब है ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, उसको सुनंदा सेन ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन, साइंस का मतलब होता है विदाउट डेवलपमेंट, के मैं खिलाफ हूं। पहला उनका आर्गुमेंट है, ऐसी भूमंडलीकरण जिसमें डेवलपमेंट ना हो तो इसकी मैं मुखालफत करती हूं। यही इसका मतलब हुआ। यहां मतलब हुआ कि सुनंदा सेन, प्रोफेसर सुनंदा सेन इज अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन विच इज विदाउट डेवलपमेंट। SANS, साइंस का मतलब हो गया विदाउट। तो सबसे पहले सुनंदा सेन का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको यह समझ लेना है कि ओके, प्रोफेसर सुनंदा सेन आज के दौर का जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वो आलोचक हैं, विरोधी हैं। और ये कह रहे हैं क्यों विरोधी हैं? क्योंकि इसमें डेवलपमेंट ही नहीं है। आप एक बात और याद रखिए, सुनंदा सेन को यह मत समझिए कि वो ग्लोबलाइजेशन को चाह रही हैं कि हम पूरी तरह से खत्म है, हम ग्लोबलाइजेशन चाहते ही नहीं है, ऐसी बातें वो नहीं कह रही हैं। या ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है,
हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल मतलब उसको फिर से क्लोज इकोनॉमी बना लेनी चाहिए, फिर से प्रोटेक्शन को लगा लेना चाहिए, फिर से अब हैं बाहर के कल कारखाने, दुनिया के बाहर के जो कंपनियां उसको भगा देना चाहिए। ऐसी बातें वो नहीं कह रही हैं। वो सिर्फ कह रही हैं कि जो चल रहा है अभी उसमें डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है यही मैं बताऊंगी। यानी उनका कहना है कि अगर ग्लोबलाइजेशन के साथ डेवलपमेंट हो, ग्लोबलाइजेशन विथ डेवलपमेंट हो, तो आई एम फॉर दिस। अगर भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के साथ विकास हो रहा है तो मैं ऐसे ग्लोबलाइजेशन को जिंदाबाद बोलूंगी। अगर ग्लोबलाइजेशन जिसके साथ विकास नहीं हो रहा है तो मैं मुर्दाबाद बोलूंगी, मैं नहीं समर्थन करूंगी। वो ग्लोबलाइजेशन पर से को नहीं उसकी वो विरोध कर रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है, इसको फेंको उठा के, नहीं। वो कह रहे हैं कैसा ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या परिणाम निकल रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन का परिणाम गरीबी बढ़ रही है, ये ग्लोबलाइजेशन हमको नहीं चाहिए। ऐसा ग्लोबलाइजेशन जिसमें विकास नहीं हो रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन से हमें दिक्कत है। लेकिन ऐसा ग्लोबलाइजेशन जिसमें विकास हो रहा है वो हमें चाहिए। तो सब जगदीश भगवती की जो सोच है वो है कि ग्लोबलाइजेशन से गरीबी दूर हो जाएगी, ग्लोबलाइजेशन से एफिशिएंसी आ जाएगी, ग्लोबलाइजेशन से समस्याओं का हल हो जाएगा, है ना। और उनका कहना है कि जब ग्रोथ बढ़ेगा, है ना, जब विकास की दर बढ़ेगी, जब आमदनी बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इनका कहना है, सुनंदा सेन का कहना है कि नहीं, ये बहुत ही पैसिव सोच है। मतलब कि पैसिव नहीं, पैसिव सोच का मतलब है कि जैसे आप एक चीज बताइए, जैसे ये कॉलेज है, तो ये कॉलेज के अंदर में बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टाफ हैं, टीचर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो सब लोगों की जरूरत अलग अलग है। तो अगर आप कोई प्लानिंग करेंगे इस कॉलेज में, तो आपको सब लोगों के हितों को ध्यान में रख के प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपने सोच लिया इस कॉलेज में फंड आ जाएंगे या इस कॉलेज में पैसा आ जाएगा तो सारा समस्याओं का दूर हो जाएगा, पैसा आएगा तो पैसा लगेगा कहां, कैसे लगेगा, उसका वितरण कैसे होगा, पैसा आप लेंगे कैसे। अब ये पैसा अगर कॉलेज ये सोच रहा है कि हम स्टूडेंट से क्या करेंगे, फीस को ज्यादा करके पैसे आमदनी बढ़ा देंगे, तो ये आमदनी बढ़ाना नहीं हुआ, आमदनी घटाना हुआ ना। कि जिसको शिक्षा देने के लिए आप कॉलेज बना हुआ है वही इतना फीस बढ़ा देगा तो गरीब लोग बाहर हो जाएंगे। तो देखने के लिए यूनिवर्सिटी ने अगर फीस को 4,000 रुपए से 40,000 कर दिया तो आपको धन तो बहुत मिल गया, लेकिन उसका उल्टा परिणाम पड़ा कि सारे बच्चे बाहर हो गया, गरीब बच्चे बाहर हो गए। तो सवाल सुनंदा सेन का कुछ ऐसा ही है कि ग्रोथ हो जाने से, पैसा कुछ हो जाने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। आपको बहुत ही सोशियोलॉजिकल तरीके से, बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि अलग अलग वर्गों को कैसा उसका फायदा मिला, क्या नुकसान मिला। एक रीजन में अगर आप देखेंगे, जैसे आप दिल्ली या गुड़गांव में आ रहे हैं तो आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही है, और वही गुड़गांव के पास में अगर आप चले जाएंगे, मेवात एक जगह है, बिल्कुल गुड़गांव से सटा हुआ है, कोई दूर नहीं जाना है। यहां से गुड़गांव से आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे चलेंगे तो मेवात का एरिया आ जाएगा। अगर मेवात के एरिया में जाएंगे तो शिक्षा दर सबसे कम है। तो सोचना चाहिए ना कि भाई ये गुड़गांव के अंदर में इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारत हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनी के लोग काम करते हैं, गूगल है, क्या है, और उसी से कुछ दूर, कुछ 10-20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहां शिक्षा ही नहीं है। तो हम सिर्फ दिखाएंगे गुड़गांव को कि देखो चमकता हुआ ये पूरा शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चल रहे हैं, तो वो पूरी सच्चाई नहीं है। हमको और वर्गों की तरफ देखना होगा। और यही बात सुनंदा सेन कह रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन के साथ अगर विकास नहीं हो रहा है तो वो ग्लोबलाइजेशन मैं नहीं पसंद करूंगी, मैं उसकी आलोचक हूं। जिस ग्लोबलाइजेशन के साथ विकास होगा मैं उसी का समर्थन हूं। इसीलिए उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के साथ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने किताब लिखी है। और इनका पूरा आर्गुमेंट है कि आज के दौर का जो ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिस में है उसमें विकास नहीं हो पा रहा है, उसको हमको एक अलग तरीके से उसमें बदलाव करने होंगे। तो उनसे पूछा गया क्या क्या नहीं हो रहा है,
आज के ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या कमियां दिख रही है प्रोफेसर सुनंदा सेन जी, बताइए। तो वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही हैं। पहला, ग्रोइंग डिस्ट्रेस फॉर मासेस, यानी मासेस का मतलब हो गया जनता, आम जनता। आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, है ना। आम जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं, उनके जो रोजी रोजगार, उनके जो विकास, जन कल्याण के जो सामाजिक न्याय के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आम जनता, डिस्ट्रेस का मतलब होता है क्या, परेशानी, तनाव, आपका उनकी मुश्किलें, उनके हालात खराब हो रहे हैं। मासेस का मतलब जनता, ज्यादा बड़ी तादाद में। जैसे मान लीजिए अगर भारत की पूरी आबादी अगर 130 या 40 करोड़ है, तो सुनंदा सेन के कहने का मतलब है कि ज्यादातर लोग ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको मुश्किलें हो रही हैं, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरी तरफ कर रही हैं प्रोस्पेरिटी फॉर द फ्यू, यानी जो मजा जो है, जो सुख भोग रहा है, जो ये ग्लोबलाइजेशन से लाभ ले रहा है, जो इससे फायदा उठा रहा है, वो बहुत छोटा सा तबका है। और जो इस पूरी प्रक्रिया में जो सफर कर रहा है वो बहुत ही बड़ा तबका। अब आपको मैं मिसाल के तौर पे एक पेन ले लीजिए। तो पेन जो है, एक कलम जो है, लिखने वाला जो पेन है, तो इसमें एक ढक्कन है ना, ढक्कन, कैप बोलते हैं, और ये पूरा आपका पेन हो गया। तो आप समझिए कि जो ऊपरी तबका है, जो कुछ है, इतना ऊपर का जो कैप है, ये मजे ले रहा है। मजे लेने का मतलब है इसको फायदा हो रहा है, इसकी सैलरी बढ़ गई, इसका मुनाफा बढ़ गया, ये माल बना रहा है। और जो ज्यादातर जो जनता है वो सफर कर रही है, उसको परेशानी हो रही है। तो आप हमेशा कलम का उदाहरण लीजिए कि जो जनता है ज्यादा, देखिए ये जो जनता है उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ जो कुछ अमीर तबके हैं उनको फायदा हो रहा है। तो इसकी वजह से अमीरी, गरीबी, गैर बराबरी बढ़ रही होगी कि घट रही होगी? बढ़ रही है। सुनंदा सेन का यह भी आर्गुमेंट हो गया कि ग्लोबलाइजेशन जो आज के दौर में जो चल रहा है, उसका सबसे बड़ा उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है गैर बराबरी, असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों को ही मिल रहा है। आप दिल्ली में जब जा रही हैं तो देख रही हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े करोड़ों की गाड़ियां। आप अगर जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में तो आदमी घुस ही नहीं पाता है, उसके अंदर में नहीं घुस पाता है ना, क्योंकि वहां पे एक खाना हजारों हजार का है। दूसरी तरफ न्यूनतम मजदूरी कितनी है? आप देखिए न्यूनतम मजदूरी कितनी है, 500-600 रुपए से ज्यादा किसी को भी शहर में नहीं मिल रहा है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं वहां कैंटीन के अंदर में चले जाएंगे, जो भैया आपको मैगी देते हैं या नूडल्स देते हैं या राजमा चावल देते हैं, आपने कभी उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं? तो एक तरफ आप देखिएगा उनकी सैलरी 10,000 12,000 से ज्यादा नहीं है, उनको मेट्रो से आना होता है। अब आप बताइए जो 10,000 या 12,000 रुपया जो कमाएगा, उसका पूरे एक दिन की आमदनी 300 से 400 रुपए होगी। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कि मेट्रो से सफर कर रहा है, ऑटो से सफर कर रहा है या बस से सफर कर रहा है, तो वो उसका कितना पैसा चला गया आप बताइए। कमरे लेने के लिए दिल्ली के अंदर में 6,000 5,000 से कम का कोई कमरा नहीं मिलेगा, तो उसमें आपके पैसे चलेंगे। चावल दाल खरीदने में पैसे चले गए। आप गैस के सिलेंडर को देख लीजिए, गैस के सिलेंडर की कीमत जो है वो 400-500 रुपए। आप लोग थोड़े सा बीए फर्स्ट ईयर में होंगे या इंटरमीडिएट में होंगे तो आपको 400 500 600 का मिलता था, और जैसे ही 1-2-3 साल के में आज 1100 से 1200 रुपया हो गया। गांव ग्रामीण इलाकों में 1200 रुपया मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई। तो इनका यही कहने का है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है वैभव, मजा, आमदनी, मुनाफा, इस सिस्टम का फायदा उठाना। बहुत कम लोग उठा रहे हैं और मर रहे हैं ज्यादा लोग। मरने वाले, दबने वाले, पिसने वाले, कुचलने वाले ज्यादातर लोग हैं। हमेशा एक पेन का एग्जांपल लीजिए, कलम का। ये जो पूरा जो लिखने वाला है ये दब रहा है, और जो ऊपर का ये ढक्कन है ये मजे ले रहा है। ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये विदाउट डेवलपमेंट है। इसीलिए मैं इसकी विरोधी हूं। ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट के साथ होगा तो मैं उसका समर्थक बन जाऊंगा।
ये इनका पहला आर्गुमेंट है। दूसरा है कि जब ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात शुरू हुई, और जो पहले की जो नेहरूवियन इकोनॉमी थी भारत में, या पहले मिक्स्ड अर्थव्यवस्था थी, तो उसकी आलोचना की गई कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसमें विकास नहीं हो रहा है, ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, इसमें काम नहीं हो रहा है, बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ा कर दी गई हैं। हर जगह अरे बाबू जरा साइन कर दो, जरा लाइसेंस दे दो, बिजली विभाग दे दो, इन्वायरमेंटल विभाग दे दो, तुम ये पुलिस दे दो, तुम म्यूनिसिपालिटी दे दो। तो पहले ये कहा जाता था कि लोग चक्कर काटते 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 थक जाते थे, इसलिए हमको उदारीकरण करना होगा। बिजनेसमैन को आसान किस्तों में आप लोन दीजिए, जमीनें सस्ती में दीजिए, सारा काम एक ही साथ कर दीजिए, एक ही डिपार्टमेंट में सब कुछ कर, मतलब कहने का मतलब उदारीकरण का क्या मतलब हुआ? नरमकारी, नरम कर देना। नरम क्या मतलब? पूंजीपतियों के लिए रास्ता आसान कर देना, उनको कम दाम में देश का संसाधन दो, उनको टैक्स में रियायत दो, उनको बिजली सस्ते में दो, उनको कर्ज दो, और उनके लिए सारे डिपार्टमेंट एक जगह कर दो। उनको होता है ना 10 जगह से आपको एक क्लियरेंस लेना है तो आप एक ही जगह मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, और भी आसान मिल जाएगा। नहीं, आपने क्या किया कि उनके लिए रास्ता आसान किया, उनके लिए आपने रास्ता आसान किया। क्यों किया? क्योंकि आपको इससे लग रहा था कि इससे देश में तरक्की होगी, ग्रोथ जो अब कम हो गया है अब ग्रोथ ज्यादा होगा, और जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, किसी एरिया में ज्यादा विकास हो गया है, किसी एरिया में कम विकास हुआ है, तो अब समान विकास होगा। लेकिन सुनंदा सेन कह रही कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट एड्रेस लो ग्रोथ एंड अनइवन डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया जो भी 20-30 साल में भारत में देखी जा रही है, तो इन लोगों ने क्या वादा किया था कि हम जो विकास दर का जो रेट कम है उसको हम उसको बढ़ाएंगे, और जो विकास एक एरिया में हुआ है और दूसरे एरिया में नहीं हुआ, असमान विकास था, इस समस्या का भी हम हल करेंगे। लेकिन हमारे पास जो तजर्बा है, जो अनुभव है, इससे यही दिख रहा है, ना तो असमान विकास की समस्या दूर हुई है और ना ही ग्रोथ का जो प्रॉब्लम था उसको ही ठीक की गई है। यानी इसने जो वादे किए थे ग्लोबलाइजेशन, उस पर भी ये लोग खरे नहीं उतरे। और उनका अगला आर्गुमेंट है कि ऑल आर नॉट इक्वली बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। सब लोगों को फायदा ग्लोबलाइजेशन से नहीं मिला है, सबको नहीं मिला है। आप मिसाल के तौर पे आप देखिए मेट्रो का किराया कितना बढ़ गया, आप देखिए मकान का किराया कितना बढ़ गया, सरसों का तेल का कितना किराया बढ़ गया। आप लेकिन वहीं मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, फीस बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां नहीं है। हर जगह बीएड कर लो तो ये प्रोफेशनल कोर्स कर लो, तो ये जर्नलिज्म कर लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो, लेकिन नौकरी कहीं नहीं है ना। तो आप देखोगे कि कॉलेजेस के अंदर में अगर आप किसी कोर्स का एडमिशंस लेने जा रहे हो तो वहां फीस की कमी नहीं है, फीस बढ़ रही है, लेकिन वहां नौकरी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं पत्रकारिता की पढ़ाई किया हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, है ना, भारतीय जनसंचार संस्थान, आपको जेएनयू के पास है। मैं 2005 या 6 बैच में था, ठीक है, 6 बैच में। तो उस जमाने में हमें फीस देनी पड़ती थी 25,000 रुपए। कितनी देनी पड़ती थी? 25,000 रुपए। वो भी सरकारी इदारा है, तब प्राइवेट में तो हम उस जमाने में भी सोच भी नहीं सकते थे वो 1,00,000 1.5 लाख लेते होंगे। वो जो सरकारी इदारा है वहां हमें 25,000 रुपए फीस देनी पड़ती थी। और उस जमाने में 25,000 का मतलब आज के जमाने में कम से कम आपको 4 गुना 1 लाख के करीब में हुआ, है ना, 1 लाख या 75,000 मान लीजिए, ठीक है ना। तो उस जमाने में हमने 25,000 रुपए दिए। जब मैं नौकरी मुझे मिली, पहली नौकरी, तो मुझे पहली नौकरी मिली थी तो उसमें 12,000 रुपए की सैलरी थी और 4,000 रुपए के करीब में वो टेलीफोन का बिल देते थे और आने जाने का खर्च देते थे, क्योंकि मैं रिपोर्टर था तो आने जाने के लिए भी पैसे देते थे, है ना भाई, आप कैसे जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए। तो वो 2900 रुपीज आपको दे देंगे, आपको, आप पूरे महीने का। वो अब उसमें थोड़ा कम लगे या ज्यादा लगे, या आप 2900। तो मेरी सैलरी अगर सबको जोड़ ली जाए तो उस समय होगी 16,000 रुपए, ठीक है। आज के दौर में आप उसी आईएमसी में चले जाइए, एक मैं बहुत ही अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, आप उसी आईएमसी में चले जाइए तो आज फीस 1,75,000 1.5 लाख रुपए हो गई है। लेकिन आप नौकरी करने के लिए किसी अखबार में चले जाइए तो वहां 25,000 की भी जॉब नहीं मिल रही।
तो जो 16,000 रुपए उस जमाने में मिलते थे तो आज के जमाने में तो 80,000 90,000 मिलने चाहिए ना। तो आज आपको मिल रहे हैं वही, शायद आज मैं नौकरी करने जाऊं तो मुझे 16,000 की भी जॉब मिले या ना मिले मुझे नहीं पता है, कोई देंगे कि नहीं। ये मैं बहुत ही कंक्रीट बात मैं बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं। लेकिन फीस आपकी 4 गुनी बढ़ गई, लेकिन मजदूरों की आमदनी नहीं बढ़ी। मैं अपने आप को, पत्रकार भी तो एक मजदूर है, हम सब मजदूर हैं। सुनिए, जो काम करके जो अपना श्रम को, अपनी मजदूरी को बेच के जीता है वो मजदूर है। अगर मैं टीचर हूं, मैं आके पढ़ाता हूं तो मैं भी मजदूरी ही कर रहा हूं। ये मत सोचिए कि मजदूर का मतलब हो गया कि जो बाहर जाके कुदाल और फावड़े लेके काम कर रहा है, वो भी मजदूर है। उसका काम सख्त दिखता है क्योंकि वो धूप में काम कर रहा है, लेकिन हम अगर धूप में काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी मजदूरी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे मजदूरी या तो कम हुई है, नहीं तो गिरी है। बढ़ना तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफा भी बढ़ने लगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि कोरोना के दौर में सब लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ कंपनियां उसमें कितने परसेंटेज उनका मुनाफा हो रहा है। आप किसी कंपनी में चले जाइए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए और आप देखेंगे कि वहां पे खाने का रेट बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद, जब वहां खाना परोसने वाला कोई इंसान हो या जो सफाई करता है या जो आपका प्लेट लेके बाहर जाता है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आप पता चलेगा कि वो आप उनको 12,000 13,000 14,000 से ज्यादा नहीं देते हैं, है ना। लेकिन वही एक व्यक्ति अगर 2-3 आदमी खाने के लिए आ जाए तो 12,000 उनसे वो निकाल लेंगे, लेकिन जो आपके यहाँ 1 महीना काम करता है उसको आप 12,000 नहीं देते हैं। तो यही है उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में रोशनी तो बहुत दिखती है, चक बिल्कुल, है ना, हर जगह लाइट, बिल्कुल डिस्को हर जगह, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई भी छुपी हुई है। गार्ड की नौकरी देखिए कितना है, बोलिए। बड़े बड़े मॉल में गार्ड हैं, सवेरे से शाम खड़ा करते हैं, लेकिन 12-13 हजार रुपए से ज्यादा उनको नहीं मिलता है। तो भाई उनको भी तो दो। लेकिन तो वही सुनंदा सेन कह रही है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है इसमें सबको फायदा नहीं हुआ है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट एड्रेस लो ग्रोथ अनइवन डेवलपमेंट, समान विकास भी नहीं हो पाया। आप देखेंगे बिहार अभी भी पिछड़ा है, उड़ीसा अभी भी पिछड़ा है, और सारे इंडस्ट्री हैं आपको गुड़गांव और दिल्ली और यहीं पे है ना। और दूसरी चीज क्या है कि सब लोग बेनिफिट नहीं उठाया है इसका, सब लोगों को नहीं फायदा पहुंचा। गार्ड को नहीं फायदा मिल रहा है, सफाई कर्मचारी को नहीं मिल रहा है ना। किसी बड़े बड़े कंपनी में भी कोई काम कर रहा है तो ऊपर के 2 4 5 जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं उनकी सैलरी देखिए, और जो नीचे सफाई करने वाले हैं उनकी सैलरी देखिए। तो सबको फायदा ग्लोबलाइजेशन से नहीं पहुंचा है। और ग्रोथ जो है, ग्रोथ इन सेलेक्टेड पॉकेट्स, इसका मतलब हुआ ग्रोथ जो हो रहा है वो कुछ कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है ना, कुछ ही इलाकों में देखने को, सबको नहीं मिल रहा है ग्रोथ, है ना। 100 तल्ले की बिल्डिंग भी है, 50 तल्ले की बिल्डिंग भी है, और वहीं पे स्लम भी है, झुग्गी भी है। बड़े बड़े लोगों के साहबों की कोठियां भी हैं, वहीं झुग्गियां भी हैं वहां पे। तो आप देखेंगे, ये आप अगर देखना चाहेंगे, बहुत लोगों को दिखता भी नहीं है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ग्रोथ हुआ है, जो चकाचक मामला आया है, वो कुछ ही इलाकों में हुआ है, सब जगह नहीं हुआ। अगर आप किसी कॉलोनी में जाते हैं, डीडीए इलाके में जाते हैं, या कोई बहुत ही एलिट लोगों की कॉलोनी है, तो आप देखिए वहां कुछ और ही माहौल चल रहा है। गार्डन है, पार्क है, आपको बच्चों की खेलने की जगह है, सब कुछ है, मार्केट है। अब वहीं बाहर निकलते हैं, उन्हीं कोठियों में काम करने वाले जो गरीब लोग हैं, तो उनके घर में आप जा रहे हैं तो पानी भी नहीं आ रहा है ना। अभी एक रिपोर्ट आई है जो जिससे मैंने आपको जिक्र भी किया था कुछ दिन पहले, कि दुनिया के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें 33% के करीब, यानी 3 में से 1 स्कूल में पीने का पानी नहीं है। आप बहुत सारे जगहों पे पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा। मैं प्रगति मैदान में गया था बुक फेयर में, वहां भी पानी जो है ना, जितने नल हैं वो एक ही 2 काम कर रहे हैं पानी पीने का। वो भी जो नल से आप पानी निकाल रहे हैं तो साफ पानी नहीं निकल रहा है, कुछ उसके अंदर से कुछ ऐसा सफेद टाइप का निकल रहा है, झाग टाइप का, है ना आपका। तो पानी मुहैया कोई नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे पानी बेचने वाली कंपनियां जो हैं वो अपना स्टॉल लगा के रखी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। यह है ना कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाना क्या दीवाना, किसकी शादी कोई और, हम डांस कर रहे हैं, ना हमको कुछ खाने को मिल रहा है, ना हमको कुछ लेना है उससे कुछ, लेकिन हम दीवाना हैं। तो ये आमदनी कुछ लोगों की बढ़ रही है और मीडिया में प्रचार चल रहा है, सब फायदे ले रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या फायदा हुआ? आपके पिताजी की सैलरी 10 सालों में कितनी बढ़ी? अगर कोई कह रहा है कि देश में तरक्की हो रही है,
तो आपको कहना चाहिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम सब देश की तरक्की चाहते हैं, लेकिन अगर देश की इतनी तरक्की हो गई तो मेरे पिताजी की सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरे घर में साफ पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरे स्कूल के अंदर में क्या सुविधाएं बढ़ी। हर साल आपको रिपोर्ट आती है कि सरकार ने ये अच्छा कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, इतना देश का नाम हो गया। अच्छी बात है, हम सब लोग क्लैप करेंगे, लेकिन हमारे कॉलेज में तो कोई सुविधा 3 साल से दिख भी नहीं रही है ना, कुछ दिख भी नहीं रही है। तो सवाल यही चीज मैं आपको बार बार कहता हूं, आंख नाक कान खोल के रखना चाहिए। और अरस्तु, एरिस्टोटल, प्लेटो भी अगर आपके सामने आ जाएं और अगर वो बातें अगर आपको दिल को लगता है, आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो आपको उनसे बहस करनी चाहिए, कहना चाहिए नहीं श्रीमान जी आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा सोच रही हूं। अगर जगदीश भगवती भी अगर क्लास के अंदर में आ जाएं और कहीं की ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल हर चीज बदल गया, फायदा ही फायदा हो गया, तो आप कहना कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन से अगर फायदा ही फायदा हुआ तो मेरे पिताजी 10 साल पहले भी 10,000 रुपए में खट रहे थे, आज भी 11,000 में खट रहे हैं। लेकिन हम सरसों का तेल जो है वो हम 60 रुपए या 70 रुपए पहले खरीदते थे, आज हम 150 रुपए या 200 रुपए हम खरीद रहे हैं। तो हमें क्या मिला? आजकल आप बताइए, इतने नौजवान लोग पढ़ लिख के घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं, उनको क्या मिला? मेट्रो के अंदर में आप पास स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दे सकते हैं? मेट्रो जो बना हुआ है वो कहां बना हुआ है? जनता की ही जमीन पे तो बना हुआ है ना, वो तो हवा में तो नहीं चल रहा है ना। आप जब बस के अंदर में पास मिल सकते तो मेट्रो में क्यों नहीं मिल सकता है? क्या लॉजिक है उसका? आपने मेट्रो को इतना एक्सक्लूसिव कैसे बनाया? उस मेट्रो को तो मजदूर नहीं बनाए, आप ही के चाचा, आप ही के पापा, आप ही के अंकल बिहार और उत्तर प्रदेश से आके उसको खोदे हैं ना भाई, उसको पत्थर अपने सर पे उठा के लेके बनाए हैं। काम करेगा हिंदुस्तानी, काम करेगा यहां का लोग, और बनेगी आपकी जमीन के ऊपर पे, लेकिन आपको रियायत नहीं दी जाएगी। आप एक बार बताइए, अगर कोई मजदूर 500 रुपए मजदूरी करने के लिए गुड़गांव जाता है और मेट्रो में अगर वो जाए, उससे आप 50 रुपए ले रहे हैं, तो उसके साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हैं। 50 रुपया जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 50 रुपया गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है। जो 500 रुपया कमा रहा है वो नहीं देगा, है ना। आप एक बात बताइए, अगर मेट्रो का किराया, जब मेट्रो का किराया बढ़ा तो एक तरह की स्टोरी आई थी कि भाई मेट्रो का किराया तो दूसरे देशों में इतना है, यहां तो इतना है नहीं, तो आप क्यों परेशान है। तो सवाल यह है कि अगर न्यूनतम मजदूरी 500 है और दोनों तरफ से मेट्रो में आने जाने में मान लीजिए 50 रुपया लग जा रहा है, तो आपकी आमदनी का कितना % मेट्रो ने ले लिया? बोलिए कितना लिया? 10% से ज्यादा लिया ना। अब हालांकि कम से कम 30 रुपए तो कहीं भी देने होते हैं, 10 या 12 या 15% ले लिया। लेकिन अगर फ्रांस में, यूएसए में, इंग्लैंड में अगर मजदूरी जो है वो 4,000 रुपए मिल रही है पूरे दिन के, या 3,000 मिल रही है, तो वहां पर कोई अगर 70 रुपए भी ले ले तो उसका तो ज्यादा नहीं लिया ना, 80 भी ले ले तब भी तो ज्यादा नहीं, क्योंकि उसकी आमदनी भी ज्यादा है। यहां क्या है, आमदनी आपकी है ही नहीं है। लोग इस पे बात नहीं करेंगे आमदनी कितनी है, लोग इस पे बात करें अरे 10 रुपया बढ़ गया, क्या परेशानी हुई। तो भाई ये भी तो, वो 10 रुपया जो है वो मेरी आमदनी के लिए तो 10 लाख के बराबर है, वो तो 10 लाख के बराबर है। रिचार्ज अमीर कराए तो वही पैसा, गरीब कराए तो वही पैसा। अच्छा, लोग कहते हैं गरीब जो है गरीब है, हम क्या कर सकते हैं, काम करो। अरे भाई, गरीब अपनी वजह से गरीब नहीं है, गरीब को गरीब बना के रखा गया है। गरीब को गरीब बना के नहीं रखा जाएगा तो आप जाके वो काम कैसे करेगा धूप के अंदर में? आपको खाना नहीं मिलेगा तभी तो आप धूप में जाके काम करेंगी। गरीब को गरीब बना के रखने से ही सिस्टम चलता है। गरीब कोई होता नहीं है, गरीब पेट से कोई पैदा नहीं होता है, गरीब समाज गरीब बनाता है, और समाज गरीब को बना के रखना चाहता है। तभी तो आप एक बात बताइए, आपका एक घर है और आपको इस घर में सफेदी करवानी है, सफेदी कोई और कर रहा है और रह आप रहे हैं, ये इलॉजिकल सिस्टम नहीं है। सफेदी कोई और करता है, माथा पे ईंट कोई और ढो रहा है और रह आप रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ग्रोथ हर जगह नहीं है। आप गुड़गांव में आते हैं तो चक 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 सब कुछ दिखता है, मेवात में जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, बिहार के अंदर में जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, गुजरात के कुछ इलाके में तो बहुत ही कुछ दिखता है। तो भाई ये गैर बराबरी क्यों है? आज भी बहुत सारे देखते होंगे कि बहुत सारे इलाकों में अस्पताल नहीं होते हैं, तो लोगों को अपने करीबी को सर पे उठा के या फिर साइकिल पर लेके जाना पड़ता है, एम्बुलेंस भी नहीं है कि नहीं है? आज ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां एम्बुलेंस भी नहीं है। आप दिल्ली के अंदर में ही स्लम्स में जाइए, एक दिन देखिए क्या क्या चीजें वहां पे नहीं, अब पानी नहीं आ रहा है, वहां पे वो रेगुलराइज नहीं है
है ना। तो और बाकी लोगों के लिए सुविधा ही सुविधा है। वहां उनको अमीरों की कॉलोनी में अगर पुलिस जाएंगे तो सर करके बात करेंगे, गरीबों के कॉलोनी में जाएंगे तो गाली दे के बात करेंगे आपको। तो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ भी हर इलाके में एक बराबर नहीं है। फिर अगला है एग्रीकल्चर के मामले में भी क्राइसिस है, कृषि के अंदर में भी बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। भारत में भी, दुनिया के भी बाकी देशों में कृषि का क्राइसिस चल रहा है कि सरकार जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। पूंजीपति लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं करते हैं, है ना, ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए नहर है, नहर की भी साफ सफाई नहीं हो रही है। आप देखिए किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप देखो कि किसान जो प्याज उगा रहा है, इतना उगाएगा, आलू उगाएगा, उसको भी सही कीमत देने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, उसको सड़कों पे फेंकना पड़ता है। अभी किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, आपने देखा, वहां पे सरकार पहले किसानों का कुछ अनाज खरीदती थी और मिनिमम प्राइस पे, तो उनको लगता था कि चलो इतना तो सरकार इस दाम में खरीद लेगी तो कुछ तो पैसे निकल जाएंगे। ये जो कृषि बिल जो आया था उसमें सरकार की अब कोई जवाबदेही नहीं थी। वो खरीदना चाहे तो खरीदे, नहीं खरीदना चाहे तो नहीं खरीदे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। एक तरह का अगर मुझसे आप कहेंगे तो उन्होंने क्या किया कि जो अन्न है, जो खान पीन की चीजें, जो गल्ला जो है, जो फूड्स है, उसको भी, उसके अंदर में भी वो कारपोरेट लोगों को अंदर एंट्री करा रहे थे। अगर आप किसान हैं, अगर आपसे मैं जमीन अनाज खरीद लूं और गोदाम में रख दूं और फिर गरीबों को बांटूं, तो उसमें जो पूंजीपति लोग हैं वो तो एंट्री नहीं मार सकते ना, सरकार को तो वहां से हटना पड़ेगा। तो सरकार को वहां से हटने के लिए जो न्यूनतम प्राइस पे जो सामान खरीदते हैं उससे अपने आप को भागना पड़ेगा। कहने का मतलब जब गेहूं उगा रही हैं तो गेहूं की कीमत हो सकता है वो 2000 भी हो, 3000 भी हो और 600 भी हो जाए। तो सरकार ने कहा कि हम न्यूनतम गेहूं का रेट आपको देंगे, मान लीजिए 1800 रुपए क्विंटल। तो इतना तो आपको तसल्ली हो गई ना कि अब गेहूं का दाम गिरे या ना गिरे, मुझे 1800 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, पूंजीपति लोगों का कहना है कि सरकार वहां से हट जाए, हम खुद आके नेगोशिएट करेंगे। अरे भैया गेहूं है क्या? हाँ है। कैसे दोगे? 2000 रुपए क्विंटल। ना 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 400 रुपए क्विंटल दे दो, नहीं तो हम चल रहे हैं। और सुन लो, चूहा इस बार बहुत आ रहा है, चूहा सब खा जाएगा तो रोना मत बाद में। तो वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनके कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर का भी जो क्राइसिस है उसको भी ग्लोबलाइजेशन से दूर नहीं किया। आप लोगों ने सुना होगा सुसाइड बहुत सारे किसानों ने किया था। कितने लोगों ने किया, अभी भी कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है कितने लोग कर रहे हैं सुसाइड। कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने सुसाइड किया। पी साईनाथ की किताब आप लोग पढ़िएगा। पी साईनाथ एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। नेट पे भी अगर आप डालेंगे तो पी साईनाथ, तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगे, सुन भी सकते हैं उनका लेक्चर। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ गया है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है। सॉरी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल हो गया है। वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है। बनी हुई है कि नहीं? कितने लोग बेरोजगार है आप बताइए मुझे। एक एक जॉब के लिए कितने लोग जा रहे हैं, आप बोलिए कितने लोग जा रहे हैं। अब यहां तक कि आर्मी में और बाकी चीजों में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी जो पहले नौकरी एक लंबी होती थी, 20 साल 30 साल की जो नौकरी थी, वो भी अब घटा के 4 साल के अंदर में हो गई। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है, हर जगह 1 साल। जैसे अब इन्होंने बताया ना कि इनके हस्बैंड काम करते हैं, वो रिन्यू होगा हर साल। कुछ लोग ऊपर बैठे हुए जो साहब है उन्हीं का पक्की नौकरी है, बाकी की कोई की पक्की नौकरी। तो सवाल यह है कि भाई जब तुम नौकरी ही नहीं दोगे तो फिर उस ग्रोथ का क्या लेना देना है। मैंने पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद जब मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी, आप एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, जब आपको ही नौकरी नहीं मिलेगी तो ये पूरा मजाक नहीं बन गया पूरा सिस्टम। तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है। और उन्होंने कहा कि डीरेगुलाइजेशन ऑफ द मार्केट मेक्स इकोनॉमी अनस्टेबल। यानी पहले ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहा गया कि इकोनॉमी को डीरेगुलराइज करो। क्या करो? डीरेगुलराइज का करने का मतलब उसका उदारीकरण करो। तो उदारीकरण करने की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर में संकट आ जा रहा है। नहीं आ रहा है संकट? मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं बड़ी कंपनी हूं, मुझे लोन चाहिए। तो पहले अगर लोन चाहिए तो अगर आप सख्त कानून लगाएंगे कि लोन कैसे लोगे, ये तुमको कंडीशन पूरे करने होंगे, तुम अपने कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाओ, तो क्या होगा कि जब हम लोन देंगे तो उसमें रिकवरी के भी चांसेस होंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, पूंजीपतियों को लोन दो, माने उनके लिए रास्ता हमवार करो, तो बैंक के ऊपर जब दबाव पड़ेगा और बैंक लोन दे देगी बगैर जांच पड़ताल किए या कम जांच पड़ताल किए, तो कल उनकी कंपनी जब डूबेगी तो नुकसान किसका होगा? जनता का होगा ना।
फिर जनता उस पैसे को वापस करने के लिए आप ही के ऊपर टैक्स लगाएगी। एक कंपनी, आप लोग नाम सुन रहे होंगे, जो आजकल उनके वो कंपनी के बारे में उसके बारे में आ रही है कि उसने बहुत सारा कुछ घपला किया, घोटाला किया है ना, और उसने बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया हुआ है, और उसने बहुत सारे LIC से भी कर्ज लिया हुआ। तो अगर वो कंपनी कल डूब जाती है तो पैसा आपका जो लगा हुआ है, आपके पिताजी जो हर महीने 200 रुपए जमा करते हैं LIC में, तो उनका पैसा कहां से वापस आएगा? तो बैंक तो कंगाल हो जाएंगे ना। तो डीरेगुलराइजेशन का मतलब है कि फ्री करो, थोड़ा पूंजीपतियों को व्यापार उद्योग धंधे करने के लिए उनको खुली सहूलत दो, लेकिन डीरेगुलराइजेशन की वजह से संकट और बढ़ गए हैं। आई बात समझ में? उदारीकरण की वजह से संकट और बढ़ गए हैं। फिर है कि वो कह रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। सारे समस्याओं का हल ग्लोबलाइजेशन नहीं है। और वो कह रही हैं कि हम पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट चाहते हैं, ऐसा ग्लोबलाइजेशन जो जनता के विकास की तरफ काम करे, जो जनता के विकास के लिए काम करे, उनके विकास को ध्यान में रखे। ऐसे ग्लोबलाइजेशन को पसंद कर रही है। कौन पसंद कर रही है? सुनंदा सेन पसंद कर। हाँ, और उन्होंने यह भी कहा कि जो उदारीकरण जो है, लिबरलाइज मार्केट डज नॉट डिलीवर ग्रोथ। इसका मतलब है कि उदारीकरण कर देने से विकास हो जाएगा, सबका भलाई हो जाएगा। यह बात सच्ची नहीं है। और आप लोग एक है ट्रिकल डाउन थियरी है, सुन लीजिए। ट्रिकल डाउन एक होता है, इकोनॉमिक्स के जो लोग स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, एक ट्रिकल डाउन सिद्धांत होता है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब ग्रोथ होगा, जब उद्योग धंधे लगेंगे, जब विकास की दर तेज होगी, तो उसका असर नीचे भी पड़ेगा और रोजगार और लोगों को भी मिलेगा। लेकिन उनका कहना कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री, उसके लिए जमीन चाहिए, तो किसानों की जमीन जब लूटी जा रही है या छीनी जा रही है और किसान कह रहे हैं हम जमीन नहीं देंगे, तो जो लोग फैक्ट्री के समर्थक है वो कहते हैं भाई जमीन नहीं दोगे तो फैक्ट्री कहां से लगेगी? फैक्ट्री लगेगी तभी तो तुमको उससे रोजगार मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। वही हो गया एक तरह का ट्रिकल डाउन। मतलब जब विकास होगा तो उसका जो फायदा होगा वो नीचे नीचे रिश्ते 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 गरीब से गरीब आदमी तक भी पहुंचेगा। लेकिन सुनंदा सेन का ऐसा हो नहीं रहा है। किसान से जमीन ली जाएगी, मेट्रो बनेगी, मॉल बनेगी और फिर किसान को ही घुसने नहीं दिया जाएगा, उन्हीं को नौकरी ना मिलेगी। वो कहा जा रहा है कि जैसे मान लो कि मैं कंपनी लगाना चाहता हूं, आप लोग किसान हैं, अरे भैया मत घबराओ, जमीन अपनी हमको दे दो, हम यहां फैक्ट्री लगाएंगे बहुत बड़ा और तुम्हारे बाल बच्चों को भी नौकरी हम देंगे। लेकिन हो क्या, यही हुआ ट्रिकल डाउन, कि जब एक बार आमदनी होगी, एक बार कंपनी लगेगी, एक बार विकास होगा, एक बार पैसा आएगा, तो उसका जो फायदा होगा वो गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचेगा धीरे धीरे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उनकी नीयत सिर्फ जमीन लेके फैक्ट्री बना लेने की है। आपने एक फिल्म आप लोग देखिएगा, 2 बीघा जमीन, कौन सी फिल्म? 2 बीघा जमीन जो है वो बहुत पुरानी फिल्म है, 40-50 साल पुरानी फिल्म, उसमें बलराज साहनी की फिल्म है ना। तो बलराज साहनी की फिल्म है, तो फिल्म कुछ यूं है कि एक किसान है पूर्वांचल के इलाके में। किसान जो है उसको वहां वो बहुत परेशान रहता है कि बारिश नहीं हो रही है। उसका किसान का नाम है शंभू। बारिश नहीं हो रही है और उसी बीच में उसने कुछ कर्ज भी लिए थे साहूकार से, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब परेशानी बढ़ गई, साहूकार ने क्या किया, कहा कि सुनो शंभू, एक दिन शंभू को बुलाया और कहा कि तुमने तो बहुत कर्ज लिया है, तो तुम एक काम करो, कर्ज को चुका दो। तो उसने कहा कि अभी कैसे चुकाऊंगा, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तो कहा कि तुम एक काम करो, कुछ फैक्ट्री में लगाने जा रहा हूं, तुम अपनी जमीन हमको दे दो। तो बोला कि नहीं बाबू, हम आपको जमीन नहीं देंगे, है ना, जमींदार जी हम आपको जमीन नहीं देंगे, जमीन से ही तुम खाते पीते हैं, हम जमीन को कैसे दे देंगे। तो चिल्लाने लगा, जमीन नहीं दोगे तो मेरा हिसाब करो, अभी पैसे दो मुझे। और उसने क्या किया कि कुछ गलत आंकड़े देके, मान लो अगर उसने 2000 लिए तो उसको 2 लाख बना दिया कि अब तुम्हारे 2 लाख हो गए, निकाल के दो। लोग कम पढ़े लिखे थे, ऐसे का हेरा फेरी कर देते थे। फिर शंभू को क्या हुआ, कलकत्ता जाना पड़ा रिक्शा खींचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और शंभू रिक्शा खींचते खींचते वो इस दुनिया से चल बसे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कर्ज नहीं हुआ और उनकी जमीन लूट भी गई। तो आपको क्या है, आप समझिए ट्रिकल डाउन को कुछ ऐसा समझिए कि ट्रिकल डाउन वो जमींदार हो गया। अरे शंभू,
तुम अपनी जमीन दे दो, यहां फैक्ट्री लगा देंगे और फैक्ट्री लगाएंगे तो तू भी उसमें मजदूरी कर लेगा, कहां जाएगा तू, तुम्हारे अच्छे कैसे पैसे मिल जाएंगे, वो मिलता ही नहीं है। जब एक बार फैक्ट्री बन गई तो उनका कानून आ जाएगा। तो ये हुआ ट्रिकल डाउन कि एक बार विकास होगा तो सबको मिलेगा इसमें। लेकिन सुनंदा सेन कहीं ऐसा होता नहीं है, यानी सुनंदा सेन जो है ट्रिकल डाउन सिद्धांत की आलोचक हैं, उसका समर्थन नहीं करें, कहीं ऐसा होता नहीं है। एक तरह का एक फरेब है, क्या है, एक तरह का धोखा है ट्रिकल डाउन। और फिर कह रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटी का मतलब होता है, क्या कहेंगे डिस्पैरिटी को, मतलब अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है ना, ऊंच नीच बढ़ रही है, डिसकंटेंट, लोगों के अंदर में एक तरह का उबाल पैदा हो रहा है, लोगों में गम गुस्सा है, लोगों के अंदर में नाराजगी है, लोग इस सिस्टम से क्षुब्ध हैं, और लार्ज मासेस, बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वो संकट में हैं, उनकी जिंदगी बेहाल है। ये समझ ले, फिर वही एक पेन का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये इतने लोग बेहाल हैं और इतने लोगों को ही सिर्फ फायदा हो रहा है। इसलिए फिर यहां से सुनंदा सेन यहां पे आ जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन हमें एक ऐसा चाहिए जिसमें विकास हो, हमें ऐसा ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए जिसमें विकास ना हो। तो ये जो सुनंदा सेन का जो आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट आप लोगों को कहीं भी काम आएगा। जैसे अगर कोई सवाल आ रहा है कि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन से क्या गरीबी बढ़ गई है या गरीबी कम हो गई है, भूमंडलीकरण से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या आप भूमंडलीकरण को समर्थन करते हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को लेकर क्या क्या डिबेट है, ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या प्रभाव है, क्यों ग्लोबलाइजेशन सही है, क्यों ग्लोबलाइजेशन गलत है, तो उसमें सुनंदा सेन जो है इनका भी आर्गुमेंट आपको काम देगा, है ना। ये इसीलिए एक बताया गया, ये एक पक्ष मैंने आपके सामने रखा थोड़ा डिटेल से कि आप जान पाएं कि ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है। और आप लोगों को जो किताब दी है उसको एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसको इसी बात को वो डिटेल में सब कुछ को बताएंगे, थोड़ा खोल के, थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा डेटा देंगी, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देंगी, थोड़ा ऐसे बताएंगे।